क्या आप संगृहणी रोग से परेशान हैं? इस रोग के बारे में जानकारी चाहते हैं? इस रोग का उपचार जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है संगृहणी, एक ऐसा रोग जो पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है और जो आजकल काफी परेशान करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि संगृहणी रोग की क्या परिभाषा होती है। तो एक ऐसा रोग जिसमें भोजन किया हुआ पदार्थ जो है पचता नहीं है, मल त्याग के रास्ते निकल जाता है, उसे संगृहणी रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, पीड़ा बहुत होती है, दस्त जो होते हैं वो दुर्गंध युक्त होते हैं, साथ में कभी पतले तो कभी गाढ़े दस्त होते हैं। आइए तो अब जानते हैं संगृहणी रोग को हम कितने नामों से जानते हैं। तो संगृहणी रोग को हम कई नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार हम संगृहणी रोग को कितने नामों से जानते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आ जाता है वो आ जाता है आपका संग्रहणी। दूसरा जो नाम जिससे हम इसे जानते हैं वो आ जाता है गृहिणी, और तीसरा जो नाम है आयुर्वेद के अनुसार इसका वो है श्वेतातिसार। तो अब हम जानते हैं एलोपैथी के हिसाब से इसको कितने नामों से जानते हैं। तो आजकल जो सबसे कॉमन नाम चलता है वो है इसका IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दूसरा जो इसका नाम है वो है आपका इरिटेबल कोलन, और तीसरा जो इसका आपका नाम आता है वो आता है आपका स्पेसिस्टिक कोलन। तो ये 6 नाम है जिन 6 नामों से हम संगृहणी रोग को जानते हैं। आइए तो जानते हैं संगृहणी रोग क्या होता है। तो देखिए, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपकी आंतें खराब हो जाती हैं या आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है या कोई अन्य डिफेक्ट आ जाता है, बल्कि ये एक ऐसा रोग होता है जिसमें आपके जो पाचन तंत्र के कार्य करने की क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण की जो आपकी आंतें हैं वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। इसीलिए इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रोगी भोजन करता है वो पचता नहीं है, उसके कारण उसको अजीर्ण की समस्या हो जाती है, जिससे कि उसको दस्त होते हैं, और ये दस्त जो है लंबे समय तक चलते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो इसी रोग को फिर हम संगृहणी रोग भी कहते हैं। आइए तो अब जानते हैं संगृहणी कितने प्रकार का होता है। तो संगृहणी जो रोग है वो 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका वातज संगृहणी। जो व्यक्ति वात पदार्थों का अधिक सेवन करता है उससे क्या होगा, उसकी गैस अधिक बनती है, जिससे कि उसकी वायु प्रभावित होकर जठराग्नि को बिगाड़ देती है, जिससे कि उस रोगी को आपके वातज संगृहणी उत्पन्न होती है। इसमें क्या हो, रोगी को प्यास अधिक लगेगी। दूसरा जो आपका इसमें संगृहणी का प्रकार आ जाता है वो आ जाता है पित्तज संगृहणी। जो व्यक्ति गर्म पदार्थों का, मिर्च मसालों का, खट्टी एवं खारी चीजों का अधिक सेवन करता है तो उसका जो पित्त होता है वो दूषित होकर जठराग्नि को बुझा देता है, जिसके कारण उसकी पाचन क्रिया जो है बिगड़ जाती है। इस वाली जो आपकी संगृहणी में क्या होता है, रोगी को खट्टी खट्टी डकारें बहुत आती है। तीसरा जो इसमें आपका संगृहणी का प्रकार आ जाता है वो आ जाता है कफज संगृहणी। इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है, जैसे कि जो व्यक्ति होता है इसमें वो जैसे शीतल चीजें हो गई, चिकनी चीजें हो गई, भारी चीजों का अधिक सेवन करता है और भोजन के तुरंत बाद सो जाता है, तो उसकी पाचन क्रिया जो है बिगड़ जाती है, जिसके कारण कि उसको मल बार बार आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है, रोगी को जो है एक तो पाचन क्रिया सही होगी, दूसरा क्या होगा, मुंह भी उसका मीठा मीठा रहेगा। अब आते हैं चौथे जो संगृहणी के प्रकार में, वो आता है आपका सन्निपातज संगृहणी। ये क्या होता है, जो आपकी 3 संगृहणी है, वात, पित्त और कफ, ये तीनों के इसमें लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही रोगी ने भोजन किया उसके तुरंत बाद उसको जो है मल त्याग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, और जो दस्त आएंगे वो बहुत ही पतले और अध पचे हुए आएंगे। तो ये 4 प्रकार हैं जो कि हमारे संगृहणी को परिभाषित करते हैं। आइए तो अब जानते हैं संगृहणी रोग के क्या कारण होते हैं। तो संगृहणी रोग के कई कारण हैं जिसके कारण की हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो कारण आ जाता है वो आ जाता है भूख से अधिक भोजन करना। यानी कई बार क्या होता है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है तो हम क्या करते हैं, इसी चक्कर में हम अपनी जो भूख से ज्यादा भोजन कर जाते हैं, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है और हमें ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो इसमें कारण आता है वो आता है भोजन के तुरंत बाद सो जाना। ये हम आजकल काफी करते हैं, हमने भोजन किया, हम सो गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, भोजन किया उसके थोड़ी बहुत हमें शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो शरीर की क्रियाएं, खासकर जो पाचन की जो तंत्र की जो क्रियाएं वो सुचारू रूप से चल सके।
तीसरा जो इसमें आपका कारण आ जाता है वो आता है आधुनिक दवाओं का प्रकोप। आजकल हम सभी लगभग जो है कोई ना कोई दवाएं लेते ही हैं। तो जैसे कि आपकी जो एंटीबायोटिक्स हो गई, स्टेरॉइड्स हो गई और जो पेन किलर हो गए, इनका जब ज्यादा सेवन करते हैं तो क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में दुष्परिणाम दिखाते हैं, जिसके कारण हमें रोग उत्पन्न हो जाता है। चौथा जो इसमें कारण आ जाता है आपका मल मूत्र के वेग को रोक के रखना। देखिए ये चीज हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें मल मूत्र की शिकायत हो रही है या हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें मल मूत्र आने वाला है, तो हमें तुरंत उसको जो है करना चाहिए, उसको नहीं रोकना चाहिए। वो हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद का जो कारण है वो आ जाता है आपका ठंडे या बासी भोजन का अधिक सेवन करना। ठीक है, हमें जहां तक हो हमेशा ज्यादा से ज्यादा ताजा भोजन ही करना चाहिए। अगर हम ठंडा या बासी भोजन ज्यादा करते हैं तब भी हमको ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये 5 कारण है जिसके कारण की हम संगीत रोग से प्रभावित हो सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं संगीत रोग के क्या लक्षण होते हैं। तो संगीत रोग के कई लक्षण होते हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमको जो परेशानी हो रही है वो संगीत रोग ही है। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण आता है भोजन में अरुचि, यानी कि आपको भोजन में रुचि नहीं रहेगी, आप जबरदस्ती भोजन करने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा जो आता है इसमें लक्षण आता है कि भोजन में स्वाद की अनुभूति ना होना, यानी जब कोई आप भोजन करेंगे, कोई पदार्थ खाएंगे तो उसका जो स्वाद है, जो एक्चुअल टेस्ट है, वो आपको महसूस नहीं होगा। तीसरा जो इसमें आपका लक्षण आ जाता है वो आता है प्यास लगना। इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, आपका बार-बार गला सूखेगा। चौथा जो इसमें आपका लक्षण आ जाता है वो आता है शरीर का दुबला होना। जब आपको लंबे समय तक ये रोग चलता है तो क्या होता है कि आपका शरीर गिरता चला जाता है, जिसके कारण कि आपको बेहद कमजोरी महसूस होने लग जाएगी। इसके बाद जो आपको 5वां जो इसमें आपका लक्षण आ जाता है वो क्या आ जाता है आलस्य रहना। अगर आपको संगीत रोग रहता है तो आपका क्या शरीर टूटा रहेगा, आपको पूरे दिन आलस्य महसूस होगा। इसके साथ में जो लक्षण जो है, छठा लक्षण आप मान सकते हैं, वो भी क्या है कि आपके जो मुंह में जो है लार अधिक बनेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके लार अधिक बन जाएगी। तो ये 6 लक्षण है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो संग्रहणी रोग ही है। आइए तो आप जानते हैं संग्रहणी रोग के अंदर क्या खाना चाहिए। तो देखिए आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको कोई रोग होता है तो आपको ये जानना बेहद आवश्यक है कि आपको क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी, क्योंकि परहेज जो है आपके दवाई से ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं इसमें हमको क्या खाना चाहिए। तो पहली जो चीज इसमें खानी वो चाहिए आपको पुराना चावल। आप पुराना चावल खाएंगे तो आपको इस रोग में आराम मिलेगा। दूसरी जो इसमें आप चीज खा सकते हैं वो है मूंग की दाल। आप मूंग की दाल इसमें सेवन कर सकते हैं। तीसरी जो चीज में आपको खाना होगा ना, सिंघाड़े का सेवन करना है। सिंघाड़ा भी जो है आपके इस संगीत रोग में अच्छा काम करता है। चौथी जो आप चीज खा सकते हैं वो कर सकते हैं शहद का सेवन। आप शहद का सेवन कीजिए, आपको इसमें काफी आराम मिलेगा। और 5वीं जो चीज इसमें आप सेवन कर सकते हैं वो क्या है आपका दही। आप दही खाइए तो आपको संगीत रोग में काफी आराम मिलेगा। इसके साथ में आप एक चीज का और सेवन कर सकते हैं वो है बाजरे की रोटी। ठीक है, तो ये 6 चीजें हैं। आप 6 चीजों का सेवन करेंगे तो जो है आप इस संगीत रोग से आराम प्राप्त कर लेंगे। आइए तो आप जानते हैं संगीत रोग में क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए जैसे कि अपने को ये पता होना चाहिए कि हमको कोई रोग है तो क्या खाना, उसी प्रकार से हमको ये भी जानना बेहद आवश्यक है कि हमको क्या नहीं खाना है। अगर हम एक परहेज रखेंगे तो हम जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमको नहीं खानी है इस रोग के अंदर वो है आपका गरिष्ठ पदार्थ, यानी कि आपको जो भारी पदार्थ होते हैं, जो गरिष्ठ पदार्थ होते हैं, उनका सेवन नहीं करना है। दूसरी जो चीज इसमें आ जाती है वो आ जाती है चिकनायुक्त भोजन। आपको चिकनायुक्त भोजन भी नहीं करना है। तीसरी जो चीज है इसमें आपका उसका सेवन नहीं करना वो है मांसाहार, यानी कि जब आपको ये संगीत रोग हो तो आप जो है नॉनवेज एक बार छोड़ ही दे तो आपको बेहतर रहेगा। चौथी जो चीज आपको इसमें सेवन नहीं करना वो है अधिक तेल। आपको जो है तेल का सेवन कम से कम करना है। इसके बाद जो आपकी 5वीं चीज आ जाती है मसालेदार भोजन। इसमें अगर संगीत रोग के अंदर आप सादा भोजन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अगर आप ज्यादा मसालेदार भोजन करेंगे तो आपको दिक्कत बनी रहेगी। इसके साथ में जो एक और चीज आपको सेवन नहीं करनी वो है मादक एवं उत्तेजक पदार्थ। अगर आप इनका भी सेवन करते हैं तो उसको भी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जिनका अगर आप सेवन नहीं करेंगे तो आप इस रोग से लाभ जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आइए तो हम जानते हैं संगीत रोग के अंदर क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो कई ऐसे घरेलू उपचार जिससे कि हम इस बीमारी को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो कृपया करके पेन और कॉपी ले लीजिए और इन बेहद सरल घरेलू उपचारों को नोट कर लीजिए।
तो सबसे पहला जो घरेलू उपचार है उसमें क्या करना है, आपको 6 ग्राम खजूर का फल लेना है, उसके साथ में 20 ग्राम गाय के दूध से बनी दही लेनी है और इन दोनों को मिला के सेवन करना है। इससे आपको संगड़ी रोग में काफी आराम मिलेगा। खासकर बच्चों को जो है इसके सेवन से बेहद आराम मिलता है। दूसरा आपका जो घरेलू उपचार आया था वो क्या आता है, 50 ग्राम आपको मीठे आम का रस लेना है, 20 ग्राम आपको मीठा दही लेना है और उसके साथ में 1 चम्मच आपको अदरक का रस लेना है। तीनों को अच्छे से मिलाना है और दिन में 2-3 बार सेवन करना है, तो आपको इस रोग के अंदर काफी आराम मिलेगा। तीसरा इसमें आपका घरेलू उपचार क्या जाता है, बड़ी इलायची के आपको 10 ग्राम दाने लेने हैं, 60 ग्राम आपको सौंफ लेनी है और 20 ग्राम आपको नौसागर लेना है। तीनों को मिलाकर तवे पर अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद उसका चूरन बना लेना है और उसको आप जो रोज 1-1 ग्राम लेंगे तो आपको जो है इस रोग के अंदर काफी आराम मिलेगा। इसके बाद जो आपका चौथा घरेलू उपचार आया था वो क्या आता है, आपको क्या है, कच्चे बेल का फल लेना है, उसको जो है आपको आग पर सेक लेना है। फिर क्या करना है, उसका जो गूदा निकालकर उसके जो गूदे को आपने निकाल लिया उसमें 10 ग्राम गूदे में थोड़ी सी चीनी मिला लेनी है और उसको जो है आपको सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, आपका इस रोग में काफी आराम मिलेगा। तो ये 4 घरेलू उपचार है जिसका कि आप उपयोग करके इस रोग को दूर कर सकते हैं। आइए तो जानते हैं संगड़ी रोग की क्या आयुर्वेदिक दवाएं। तो संगड़ी रोग के लिए हम कई आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन कर सकते हैं, जिसमें से जो सबसे पहली प्रमुख दवाई है वो है गंगाधर चूर्ण। इस चूर्ण का अगर आप कुछ दिनों तक नियमित सेवन करेंगे तो आप जो है इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। इस चूर्ण को आप जो है शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें आपकी दवाई आ जाती है वो आ जाती है जाति फलादी चूर्ण। ये भी जो है आपके संगड़ी रोग के लिए बेहद उत्तम चूर्ण है। इसका भी आप अगर कुछ दिनों तक नियमित सेवन करेंगे तो आप जो है इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। इसको भी आप शहद के साथ ले सकते हैं। तीसरी जो इसमें आपकी दवाई आ जाती है वो आ जाती है लोकनाथ रस। ये जो है टेबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसको जो है आप पानी या शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। ये भी जो है आपके इस बीमारी में काफी लाभदायक रहता है। इसके बाद जो चौथी आपकी दवाई वो आ जाती है कुटजा रिस्ट। ये बेहद उत्तम एक आपकी दवाई है। सिरप आपका ये सिरप फॉर्म में मिलता है। इसका आप जो है खाना खाने के बाद नियमित सेवन करते हैं 2 ढक्कन, तो जो है आपको इसमें बेहद आराम मिलेगा। तो ये 4 दवाएं इनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपको जो है इस संगड़ी रोग के अंदर काफी राहत मिलेगी। तो आज के जो हमारा विषय था वो था संगड़ी। आज हमने आपको संगड़ी रोग पर जानकारी दी। हमारे चैनल पर बेहद सरल शब्दों में बीमारियों को बताया जाता है, उनको समझाया जाता है एवं उनके उपचार बताए जाते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। हमारे चैनल पे सभी बीमारियों को बेहद आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। हम अगले वीडियो में और दूसरी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।